हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल वेहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई। सप्लाई का क्या मतलब होता है? आपके पास कोई फैक्ट्री है, कुछ चीज़ बनाते हो, आप बना लिया आपने सारी चीज़ें और अब उनको उनकी सप्लाई करवा रहे हो, अलग-अलग दुकानों पे भिजवा रहे हो मतलब। फिर वहाँ से कस्टमर खरीद लेंगे, तो यही तो होती है सप्लाई। आप बस उसको लिखित भाषा में पढ़ना है, आपको थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा और अपने दिमाग से पेपर दे के आना पड़ेगा, बस ये इस चैप्टर में। तो मैं फुल डिटेल में लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने वाली हूँ कि इस चैप्टर में क्या-क्या आने वाला है, क्या-क्या नहीं आने वाला है, वो सब चीज़ अकॉर्डिंग टू 2022 एंड 23 सिलेबस, ठीक है? सो इसलिए अगर आए हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, तभी आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है? और कम से कम टाइम में मैं आपको फुल चैप्टर करवाने का पूरा ट्राई करूँगी। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर सप्लाई, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ना मतलब जैसे डिमांड अगर आपको अच्छे से आता होगा ना, बस उसी का उल्टा है, ठीक है? अगर डिमांड चैप्टर आता है तो ये आराम से आ जाएगा। सप्लाई क्या होती है? कोई भी कमोडिटी, कोई भी ऐसी चीज़ और उसकी कितनी क्वांटिटी है। कोई भी चीज़, पार्ले जी की बिस्किट है, 100 बिस्किट के पैकेट है, मतलब क्वांटिटी हो गई। अब एक फर्म, पार्ले जी की फैक्ट्री कितने अपने पार्ले जी के बिस्किट बेचना चाहती है, कितने रुपए में, मतलब 10 रुपए में, 5 रुपए में, 2 रुपए में, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सर्दी में, गर्मी में, मानसून में, ऑटम में, स्प्रिंग में, समझ रहे हो? तो ये होती है सप्लाई। सप्लाई मतलब क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी एक फर्म जो है वो विलिंग कर रही है बेचने के लिए, प्राइस के साथ, उसका प्राइस भी इंक्लूडेड है और एट अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज सप्लाई। इतने बात समझ में आई? अब सप्लाई के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं यहाँ पर कि सप्लाई एक डिजायर्ड क्वांटिटी है। इसका क्या मतलब है? इट इंडिकेट्स ओनली विलिंगनेस, दैट इज हाउ मच अ फर्म इज विलिंग टू सेल। मतलब कि सप्लाई हमें ये चीज दिखाती है कि एक फर्म जो है कितना बेचना चाहती है, कितना माल मार्केट में लाना चाहती है, ठीक? आगे देखो, सप्लाई डज नॉट कॉम्प्रोमाइज द एंटायर स्टॉक ऑफ द कम्युनिटी। इसका क्या मतलब है? कि इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट द फर्म इज विलिंग टू ब्रिंग इनटू द मार्केट। कि मतलब ये क्वांटिटी को दर्शाता है कि एक फर्म कितना मार्केट में लाना चाहती है और वो भी कितने प्राइस पर। समझ रहे हो? अब आगे देखो, सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। यानी कि सप्लाई जो है एक कम्युनिटी की, सप्लाई फॉर कम्युनिटी इज ऑलवेज एट अ प्राइस, मतलब कि उसका जो प्राइस है ना वो हमेशा देखा जाता है सप्लाई में। और अगर चेंज होता है प्राइस में तो सप्लाई भी चेंज हो सकती है। मतलब यहाँ पर जैसे डिमांड में हमने क्या सीखा था कि प्राइस अगर नीचे जाएगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, यही चीज सीखी थी हमने, समझ रहे हो? तो वैसे ही सप्लाई की अगर प्राइस में हल्का फुल्का भी चेंज आता है ना तो सप्लाई तभी चेंज हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब होता है कि सप्लाई एक क्वांटिटी है, फर्म जितना बेचना चाहती है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि सर्दी है, गर्मी है, ऑटम है, स्प्रिंग है, कुछ भी चीज है, सप्लाई जो है वो एक एट अ पीरियड ऑफ टाइम पे रिलेट भी करती है। जैसे मान लो कि सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों में किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड होती है? गर्म बनियान की, गर्म पजामी की, है ना? इन सब मतलब वुलन क्लोथ्स की हमेशा डिमांड, मतलब सप्लाई ज्यादा रहती है। सो सप्लाई इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू पीरियड ऑफ टाइम। इतना समझ में आया? तो ये मैंने आपको फीचर्स बता दिए और सप्लाई क्या होती है वो चीज बता दी। अब देखो, दो टाइप की सप्लाई होती है, जैसे दो टाइप की डिमांड होती थी, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई, ठीक है? अब इंडिविजुअल सप्लाई में क्या करना है, बस आपको एक वर्ड ऐड करना है, इंडिविजुअल, और बाकी सप्लाई की डेफिनेशन। और मार्केट सप्लाई क्या होती है, इसमें आपको डालना है ऑल द फर्म्स, की सारी फर्म्स एक कमोडिटी की क्वांटिटी बेचना चाहती हैं और इतने प्राइस पर इस टाइम पर, सो ये होती है मार्केट सप्लाई। अब हम क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पर एक डिफरेंस भी बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। स्टॉक और सप्लाई में क्या फर्क होता है? देखो, स्टॉक जो होता है वो एक किसी भी चीज का टोटल क्वांटिटी होता है। स्टॉक में मतलब किसी भी चीज की टोटल क्वांटिटी और एट अ गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और सप्लाई क्या होता है, वही आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जो कि फर्म बेचना चाहती है एक प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ गए? कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना फर्म बेचना चाहती है वो होती है सप्लाई। और स्टॉक मतलब उसी चीज की कितनी चीजें हमारे पास अवेलेबल है वो चीज। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, स्टॉक जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी रहती है और सप्लाई जो है वो प्राइस के साथ चेंज होती रहती है ना? अब आगे देखो, मेजरमेंट देखो, स्टॉक इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे 31 मार्च को या फिर 3 जून को हमेशा स्टॉक मेजर किया जाता है, लेकिन क्वांटिटी को हम किसी भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में, महीने में,
इस तरीके से। और कंसेप्ट देखो, स्टॉक का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉडर कंसेप्ट है ना। और सप्लाई जो है वो स्टॉक का पार्ट है, मतलब पहले स्टॉक आएगा, उसके अंदर का पार्ट होता है सप्लाई, ठीक है। सप्लाई जो है वो एक नैरोअर कंसेप्ट है और ये स्टॉक का पार्ट है। तो बस यही आपको इसमें डिफरेंस बिटवीन बताना था। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई की। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कम्युनिटी, है ना। यहाँ पर देखो, इट रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई, की सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में क्या रिलेशनशिप है। मतलब अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने डिमांड में काफी सारे फैक्टर्स पढ़े थे ना, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कम्युनिटी गुड्स और प्राइस ऑफ गिवन कम्युनिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ऐसे ही सप्लाई में। तो इंडिविजुअल सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर्स है वो देखो, सप्लाई ऑफ गिवन कम्युनिटी लेट्स से एक्स, और प्राइस ऑफ द गिवन कम्युनिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, गोल्स ऑफ द फर्म। सो ये सारे जो है इंडिविजुअल सप्लाई के क्या है, फैक्टर्स है। तो अब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि मतलब अगर इन सभी चीज़ों में कुछ चेंज आता है तो सप्लाई में क्या चेंज आएगा, ठीक है। ओके, तो बने रहो मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ गिवन कम्युनिटी एक्स। मान लो कोई भी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी, उस चीज़ का नाम है एक्स, ठीक है। अगर एक्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो क्या होता है सप्लाई में, असर में क्या आता है। अगर एक्स का प्राइस घट जाता है तो क्या होता है सप्लाई में। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मान लो कोई एक कम्युनिटी है, कोई एक चीज है, उसका प्राइस हम ले लेते हैं एंड सप्लाई आर डायरेक्टली रिलेटेड। डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं इन दोनों के बीच में, प्राइस एंड सप्लाई में। मतलब कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई जो होती है वो उस चीज की बढ़ जाती है। मान लो पार्ले जी की बिस्किट का जो प्राइस है वो 10 रुपए से 12 रुपए हो गया, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो भी बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी देखो, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द गिवन कम्युनिटी ऑल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाई अगर किसी का प्राइस हो जाता है, किसी भी चीज का हाई प्राइस हो जाता है, तो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा। और एक फर्म यही चाहिए कि मैं और ज्यादा से ज्यादा बनाऊं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करूं ताकि मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो यानी कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और प्राइस घटता है तो सप्लाई कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, जो मास्क हैं जो हम कोरोना में लगाया करते हैं, उनकी अब सप्लाई, मतलब उनका सप्लाई अब बहुत कम हो चुकी है, इवन प्राइस भी कम हो चुका है ना। और ऑल्सो पीरियड ऑफ टाइम पे भी डिपेंड करता है। सो दैट इज द फंडा। अब आगे देखो, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, की दूसरे गुड्स का अगर प्राइस बढ़ जाए या घट जाए तो सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। देखो, रिसोर्स है, मतलब कोई भी एक साधन ले लो, कोई भी एक रिसोर्स ले लो, हर रिसोर्स के अलग अलग यूजेस होते हैं ना, हर रिसोर्स के अलग अलग यूजेस होते हैं। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। कि मतलब एक अगर चीज की सप्लाई हो रही है तो वो दूसरे चीज की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो रही है। मान लो अगर दूसरे गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए तो एक फर्म क्या सोचेगी कि अरे उसका प्राइस बढ़ रहा है उस चीज का, तो हम फटाफट से ना उस चीज को बना लेते हैं और उस चीज की सप्लाई करवा लेते हैं। जो हम अभी प्रेजेंट में गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका तो अभी कुछ बढ़ भी नहीं रहा प्राइस, तो जिस चीज का प्राइस बढ़ रहा है उसको फटाफट से सप्लाई करने लग जाओ ताकि हमें भी थोड़ा 2 पैसे का प्रॉफिट हो जाए, है ना। सो एज अ रिजल्ट जो फर्म है वो शिफ्ट करेगी अपने रिसोर्सेज को उस कम्युनिटी में जो कि जिसका प्राइस बढ़ रखा है। मान लो जैसे एक फार्मर है, ठीक है। फार्मर जो अपनी जमीन पर पहले राइस उगाता था, अचानक से क्या हो गया कि जो वीट है उसका प्राइस बढ़ गया। तो फार्मर सोचता है कि यार अभी राइस का तो प्राइस वैसे ही चल रहा है, वीट का बढ़ रखा है, तो क्यों ना मैं अपनी जमीन पर वीट उगा लूं ताकि मुझे भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो पहले वो राइस को उगाता था, अब वो वीट को उगा रहा है, समझ रहे हो। सो यानी कि अगर दूसरे गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी क्वांटिटी जो सप्लाई है पुराने वाले गुड की वो कम हो जाती है। और अगर पी नॉट यानी कि वीट का प्राइस कम हो जाता है तो राइस की क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो ये होता है प्राइस ऑफ अदर गुड। आगे देखो, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या होता है, when the cost of input increases the cost of production। अब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ये 4 चीज ऐसी होती है जिसकी वजह से किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो पाती है। प्रोडक्शन माने किसी भी चीज की उत्पत्ति हो पाती है ना।
किसी भी गुड वगैरह की, तो यहाँ पर अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सब के प्राइस बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोड्यूसर्स लोग होंगे उनको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो उस चीज़ की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी और जिसकी प्राइसेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस कम होंगे जिस भी चीज़ के, उसके सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है, जैसे नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी आती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो यही पेंसिल है, ये पेंसिल पहले 10 रुपए में बना करती है ना, अब क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो यही 10 रुपए की पेंसिल 7 रुपए में बनने लग गई, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई और इससे क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली हाई हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले 10 रुपए की थी, मैं 20 रुपए का बेच रही थी, मतलब 10 रुपए की बनती थी तो मैं 20 रुपए का बेच रही थी, अब ये 7 रुपए की बनती है तो 13 रुपए का प्रॉफिट किसको होगा, मेरे को ही तो होगा, इस वजह से। सो विच इंड्यूसेस अ सेलर टू इंक्रीज द सप्लाई। तो यानी कि अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होता है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी में डिग्रेड होता है तो सप्लाई घट जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। अगर टैक्स बढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के तो सप्लाई ऑब्वियसली कम हो जाएगी क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, और अगर सब टैक्स में डिक्रीज होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और फिर सप्लाई भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है। गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि जैसे सप्लाई एक चीज़ की इंक्रीज हो जाती है हाई प्राइस पे ताकि प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाए, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसी हैं कि वो ना ऐसे प्राइस पे सप्लाई करना चाहती है जहाँ पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता नहीं है। अब आप सोचोगे कोई ऐसी फर्म क्यों कर रही है कि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो तब भी उस प्राइस पे मतलब सप्लाई कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है उस फर्म का कि वो कि वो क्या करे, पूरे मार्केट के शेयर को अपना बना ले। जैसे कि जियो मोबाइल नेटवर्क आया, अचानक से क्या हो गया, उन्होंने बहुत सस्ते प्राइसेस पे, जिस प्राइसेस पे उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ करता, उस प्राइसेस पे वो अपने मोबाइल नेटवर्क्स लेके आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज पे असर पड़ा, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया और भी बहुत सारी ऐसे कंपनीज थी जो कि बिल्कुल ही डूब गई थी। ठीक है, अब आगे देखो, ये था इंडिविजुअल सप्लाई और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई, है ना। अब इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, स्केड्यूल एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होती है, ये देखो टैबुलर स्टेटमेंट होती है जिसमें बहुत सारी कमोडिटी की क्वांटिटी लिखी होती है। ठीक है, जैसे कि प्राइसेस लिखे हुए हैं और इस प्राइस पे कितनी सप्लाई हो रही है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखो, इस ये जो टेबल बना हुआ है इस स्केड्यूल में, इस चीज़ का इन्होंने वो बनाया हुआ है, व्हाट वी कॉल दैट टेबल, सॉरी ग्राफ बनाया हुआ है। सो दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, समझ गए। अब आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस और सप्लाई में, ये सारी चीज़ लिखी हुई है। अब स्लोप क्या है सप्लाई कर्व का, अगर पूछे आपसे कि सप्लाई कर्व का स्लोप बताओ तो आप बोलोगे चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, की प्राइस में कितना चेंज है और क्वांटिटी में कितना चेंज है, और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, वो हमेशा अपवर्ड जाता है सप्लाई का कर्व। क्यों जाता है, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। अब हमने कर लिया इंडिविजुअल सप्लाई, अब हम आते हैं मार्केट सप्लाई पर। जैसे आपने इंडिविजुअल सप्लाई के काफ़ी सारे फैक्टर्स पढ़े थे, ऐसे ही मार्केट सप्लाई के भी हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो पढ़ ली थी पहले से ही, गोल्स ऑफ द मार्केट तक हमने पढ़ लिया था, है ना, ऊपर इंडिविजुअल सप्लाई में। इसमें 3 एक्स्ट्रा और ऐड हो जाते हैं, नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिनका सप्लाई जो है वो चेंज मतलब ये मार्केट सप्लाई में आती हैं। ठीक है, और ऊपर वाली भी आती हैं बट ये 3 चीज़ हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है। ओके, बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आते हैं नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट पर। क्या होता है कि जैसे जैसे बहुत सारी फर्म्स इंडस्ट्री में घुसने लग जाती हैं तो मार्केट सप्लाई किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है। ऑब्वियसली सारी फर्म्स जो है वो उस प्रोडक्ट को बनाएंगी तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे। हाउएवर मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी अगर फर्म्स जो है उस इंडस्ट्री को लीव करना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उन्हें लॉस लग जाता है। ये हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो इससे अगला चैप्टर है ना। सो क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा हो गई तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्लियर। अब आगे देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, इफ सेलर्स एक्सपेक्ट अ राइज इन प्राइस, तो क्या होता है अगर फ्यूचर में
अगर फ्यूचर में राइज इन प्राइस देखने को मिल जाए कि अरे यार इस पेंसिल का ना फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो अभी करंट मार्केट सप्लाई जो वो डिक्रीज हो जाएगी, यार हम ना तभी बेच लेंगे इस प्राइस, तभी बेच लेंगे अपनी पेंसिल्स को, क्योंकि तब ज़्यादा प्राइस में बिकेगी। अभी तो हम रहने देते हैं, तो अभी फिलहाल में जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगा तो। और वाइस वर्सा, अगर फ्यूचर में लग रहा है कि प्राइस कम हो जाएगा, तो अभी करंट में सप्लाई जो है वो बढ़ा देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाइक इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन मेंटेनिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कि अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होगा तो उतनी ज़्यादा सप्लाई इंक्रीज होगी, और अगर गंदा होगा तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि इससे क्या होता है, नेटवर्क बनते हैं, है ना, तो पार्टी एंड द सप्लायर के बीच में। अब ये था मार्केट सप्लाई के फैक्टर्स। अब इसका स्केड्यूल, वही स्केड्यूल कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये एस से जो है वो फॉर्म 1 है, और SB2 जो है, SB जो है वो फॉर्म नंबर 2 है। तो क्या होता है, ये और ये वाला, ये इंडिविजुअल सप्लाई है दो फर्म्स की। तो मार्केट सप्लाई कैसे बनेगा, जितनी भी फर्म्स हैं उन सभी को ऐड कर दो, यानी कि 5 + 10 15, 10 + 20 30, 15 + 25 40, 20 + 35 55, और 25 + 40 65। तो ये मार्केट सप्लाई जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो मार्केट सप्लाई कर्व, ये जितना भी मैंने यहाँ पर स्केड्यूल बनाया है, इस स्केड्यूल का ही मैं क्या कर दूंगी, कर्व बना दूंगी, है ना। ये कर्व मैंने बना दिए, तो यही चीज होती है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या मार्केट सप्लाई कर्व ज्यादा चपटा है, क्या ये ज्यादा ऐसे बिल्कुल ही चपटा हो रखा है, तो यस ये ज्यादा चपटा है, क्योंकि इसके अंदर सारी फर्म्स की सप्लाई आ गई ना, और ये इंडिविजुअल्स जो फर्म्स है उनकी तो सप्लाई अलग अलग है। लेकिन इस वाले ग्राफ, इस वाले कर्व में या फिर इस वाली लाइन में, मार्केट सप्लाई वाली लाइन में सारी फर्म्स की सप्लाई मिक्स है, सो दैट्स वाई ज़्यादा चपटा हो रखा है, ठीक है। अब आगे देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, लेट्स बिगिन दिस। ओके, सो नाउ विल डू लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई में बस आपको यही बताना है कि जो प्राइस होता है अगर वो बढ़ता है तो सप्लाई घट जाती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई भी घट जाती है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई में, समझ गए, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। अच्छा, एजम्पशन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की, अभी मैंने आपको इतने सारे फैक्टर्स बताए थे ना, इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई के, वही सारे फैक्टर्स है कि प्राइस ऑफ अदर गुड्स कांस्टेंट रहना चाहिए, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेम होने चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आना चाहिए, ना टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज आना चाहिए, और गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर के जो गोल्स हैं उनको भी सेम रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज assumptions ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं लॉ ऑफ सप्लाई के, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर लॉ ऑफ सप्लाई आ जाता है तो आपको बस डेफिनेशन लिखनी है और एजम्पशन लिखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है सप्लाई एंड प्राइस में, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है क्वांटिटी सप्लाई में, मतलब ये बताता है कि सप्लाई जो है वो बढ़ रही है घट रही है, इस टाइप से डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है। नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कोई इतनी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ये बता नहीं पा रहा है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में। और लॉ जो है वो वन साइडेड है, मतलब ये बता रहा है कि प्राइस में अगर चेंज आएगा तो सप्लाई में क्या होगा, ऐसा नहीं हो रहा कि सप्लाई में कितना चेंज आता है तो प्राइस कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो ये वन साइडेड है, मतलब प्राइस को ज़्यादा निर्भर है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है, मतलब कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी, तो इसका रीज़न क्या क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, ये देखो। अब प्रॉफिट मोटिव है पहला रीज़न, तो व्हाट इज प्रॉफिट मोटिव, ये देखो। अब सबसे पहले तो क्या होता है, बेसिक एम जो है प्रोड्यूसर्स का वो क्या होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट सिक्योर करें, है ना, टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उनका प्रॉफिट कमाने का मेन वो होता है, अगर प्राइस जो है किसी भी चीज़ का बढ़ता है तो उन्हें लगेगा कि अरे यार इसका तो प्राइस बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो फटाफट से सप्लाई इस चीज़ की बढ़ा देते हैं, दूसरी चीज़ को रोक देते हैं, है ना। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी भी चीज़ का प्राइस घटेगा तो उसको प्रॉफिट तो उसमें से मिलेगा नहीं, तो सप्लाई भी उस चीज़ की मतलब घट जाएगी। तो वो वही चीज़ बताई हुई है कि प्रॉफिट मोटिव की वजह से लॉ ऑफ जो सप्लाई है वो रेगुलेट करता है ना। और उसके बाद देखो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स की, वही चीज़ है, अगर फर्म्स आएंगी नई नई तो सप्लाई जो है
वो बढ़ जाएगी उस कम्युनिटी की। अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएँगी तो सप्लाई मतलब क्योंकि उन्हें लॉस होने लग जाएगा, वो लीव करना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअल में क्या होता है देखो, जैसे प्रॉफिट से अट्रैक्ट होकर बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो उस फील्ड में आना चाहेंगी, है ना? जैसे आप लोगों को ये दिख रहा है कि यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे यूट्यूब पे चैनल बनाने लग जाएँगे, मतलब नंबर ऑफ चैनल्स जो है वो बढ़ जाएँगे। अगर मान लो सेम चीज़ के, सेम नीच के बहुत सारे चैनल्स बन जाते हैं, तो सप्लाई जो है वो उसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना? तो क्या होगा, कई यूट्यूबर्स को फिर क्या होगा, लॉस होने लग जाएगा, उनके पास व्यूज़ नहीं आने लग जाएँगे, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो शट डाउन कर देंगे, है ना? वहीं पे रुक जाएँगे। तो यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ चैनल्स कम हो जाएँगे, तो उस चीज़ की यानी कि जो एजुकेशनल कंटेंट है या फिर कोई भी कंटेंट है, उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं, चेंज इन स्टॉक क्या होता है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज, अगर मतलब किसी भी गुड्स किसी भी गुड का प्राइस जो है वो इंक्रीज करता है, तो सेलर जो है वो रेडी होते हैं टू सप्लाई मोर गुड्स। वो कहते हैं कि चलो फटाफट से गुड्स जो है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं अपने स्टॉक्स में से। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस घट जाता है तो प्रोड्यूसर को लगता है कि नहीं यार, स्टॉक निकालने की क्या ज़रूरत है, इस चीज़ का तो प्राइस भी कम है। सो यानी कि प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो स्टॉक हमारा कम ही हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर तो बेच देते हैं, और प्राइस घटेगा तो स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना? अब आगे देखो, ये तो थी कि मतलब लॉ ऑफ सप्लाई क्यों होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या है लॉ ऑफ सप्लाई की, कि हम ये बोलते रहते हैं कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। तो क्या ऐसा हर बार जायज़ होता है? नो, कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई बढ़ेगी और प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई घटेगी, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब वो कौन-कौन सी एक्सेप्शन है? पहला तो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर सेलर को ये लगता है कि फ्यूचर में किसी भी चीज़ का प्राइस फॉल होने वाला है, तो अभी लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो काम नहीं करेगा। वो क्या सोचेगा, ऐसी सिचुएशन में सेलर जो है वो अभी कम से कम प्राइस पे बेचना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अभी के प्राइस पे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ही जाएगा, लेकिन फ्यूचर में जो प्राइस गिरने वाला है उससे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा उनका, है ना? तो क्या होता है, हाउएवर अगर उन्हें ये लगता है कि फ्यूचर में उसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी फ़िलहाल में सप्लाई कम कर देंगे और फ्यूचर में ज़्यादा उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे जब उसका रेट बढ़ेगा। तो वही चीज़ है, अगर फ्यूचर का प्राइस कम होगा तो अभी सप्लाई बढ़ा देंगे, अगर फ्यूचर का प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी सप्लाई कम कर देंगे। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। अगला है एग्रीकल्चरल गुड्स। लॉ ऑफ सप्लाई कभी भी एग्रीकल्चर के गुड्स पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो हमेशा क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर मान लो वेदर में, क्लाइमेट में कुछ बेकार से चेंजेस आ गए, तो उनकी जो प्रोडक्शन है वो ऑब्वियसली कम होगी, मतलब व्हीट की, राइस की प्रोडक्शन तो कम होगी, तो सप्लाई जो है वो कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती हाई, इवन एट हायर प्राइसेस पे भी, ठीक है? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स ही कम होंगे तो सप्लाई कैसे कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना? नेक्स्ट है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना? उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है? इवन एट द लो और हाई प्राइसेस, ओके? अब रेयर आर्टिकल्स या फिर प्रेशियस आर्टिकल्स जैसे कि कोई महंगी पेंटिंग्स है, उनके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, क्योंकि बेशक उनके प्राइसेस हाई हो, उनकी सप्लाई जो है वो नहीं हाई हो सकती, इस तरीके से। अब आगे देखो, बैकवर्ड कंट्री। अब क्या होता है, कोई कोई ऐसी कंट्री होती है जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती है, ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो वहाँ पे प्रोडक्शन और सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ सकते अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। अब हमें अपना पढ़ना है चेंजेस इन सप्लाई कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं, हालांकि बहुत ईजी भी है। ओके, नाउ चेंज इन सप्लाई कर्व। अब सप्लाई जो कर्व होता है वो ऐसे वाला नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे वाला, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना? तो दो टाइप के चेंज आते हैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व ऊपर जाएगा, अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई कर्व नीचे आएगा, है ना? तो इस चीज को मतलब मूवमेंट कहते हैं। सप्लाई कर्व में ऊपर आना और नीचे जाना जो है ना, वो मूवमेंट होता है। अब दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट जिसको हम एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व कहते हैं, और एक होता है डाउनवर्ड मूवमेंट जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लो ये है हमारा ग्राफ, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी, ठीक है? अब क्या होता है, अचानक से प्राइस बढ़ जाता है ना,
तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी सप्लाई की, है ना? तो ये जो सप्लाई कर्व है वो ऐसे अपवर्ड मूव करेगा, और मान लो अगर वही प्राइस घट जाता है तो सप्लाई भी घटेगी, तो ये जो सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर आते हैं हम चेंज इन सप्लाई में, वो होते हैं कि प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको करवाए थे इंडिविजुअल और मार्केट और सप्लाई में, तो वही सारे फैक्टर्स को देखते हैं हम, सिर्फ प्राइस वाले को नहीं देखते, ठीक है? उनकी वजह से सप्लाई कर्व में या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये है हमारा ग्राफ। अब यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा ऑब्वियसली हमारे, क्योंकि हम प्राइस को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो प्राइस से अलग जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कंसिडर कर रहे हैं, तो प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है, सप्लाई भी बिल्कुल, क्वांटिटी भी बिल्कुल ऐसी ही रहती है। यहाँ पे सप्लाई कर्व है, अगर प्राइस को छोड़ के किसी भी और चीज़ की वजह से सप्लाई बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से, और घट रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, समझ रहे हो? तो ये होता है राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। अब सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में हमें पढ़ना है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्राइस की वजह से सप्लाई कर्व में मूवमेंट होता है। अब दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक अपवर्ड मूवमेंट जिसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, और एक डाउनवर्ड मूवमेंट जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक्सपेंशन कैसे होता है, इसको एक बार आपको बना के ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आने वाला, तो बना के जरूर देखना। ये आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बनाई, एक्स एक्सिस बनाई, ठीक है? अब आपका ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है? आपने लिख दिया प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाइड। अब क्या हुआ, अचानक से प्राइस बढ़ गया, P से P1 पे आ गया प्राइस, तो यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी, जो पहले Q थी, अब वो Q1 पे बदल गई, ठीक है? सो क्या हुआ, ये जो सप्लाई कर्व है ना, ये ऊपर जाने लग गया, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ती है तो अपवर्ड मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व का। और जैसे मान लो पहले प्राइस P था, अब वो अचानक से P2 हो गया, मतलब प्राइस जो वो कम हो गया हमारा, तो सप्लाई भी जो पहले Q थी वो अब Q2 हो जाएगी, तो ये सप्लाई कर्व ऐसे नीचे आ जाएगा, है ना? सो दैट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई, और जो कि अपवर्ड मूवमेंट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई जो कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, एक्सपेंशन इन सप्लाई मतलब कि अगर प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है, और ये अपवर्ड मूवमेंट होता है, इसको हम एक्सटेंशन इन सप्लाई भी बोलते हैं, और ये प्राइस की वजह से होता है। और कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई जो होता है वो जब प्राइस में कमी आ जाती है तब होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई होता है, या फिर डिक्रीज इन प्राइस होता है। तो ये होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई, जिसमें राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है, चेंज इन सप्लाई में। अब यहाँ पर देखो, व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, जब भी सप्लाई चेंज होती है प्राइस वाले फैक्टर से अलावा किसी भी दूसरे फैक्टर की वजह से राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है, तो उसको हम चेंज इन सप्लाई कहते हैं। जैसे कि ये सारे अलग अलग रीजंस हैं जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो चेंज हो जाती है ना? तो यहाँ पर अब देखो, इस साइड क्या होता है, जैसे ही नॉर्मल सप्लाई कर्व था, ये हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी है। अब अचानक से किसी वजह से सप्लाई जो बढ़ गई, तो राइटवर्ड शिफ्ट इन्होंने दिखा दी कि राइटवर्ड शिफ्ट है। अब अगर सप्लाई कम हो गई तो ये यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखने की है। अब देखो, सबसे पहले हम ये सारी रीजंस देखेंगे कि इन रीजंस की वजह से सप्लाई में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है। आई सजेस्ट यू कि आप एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठो, स्केल भी लेके बैठो, और आप साथ ही साथ डायग्राम बनाओ, ताकि आपका डायग्राम प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रहे, है ना? तो अब यहाँ पर देखो, इसको ना हम क्या कहते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट अगर हो जाती तो हम इसको इंक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती तो हम इसको डिक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है? इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है, यहाँ पर देखो, जब भी राइज इन सप्लाई हो जाता है किसी की वजह से, किसी फैक्टर की वजह से अदर देन प्राइस, तो इंक्रीज इन सप्लाई होता है। एक फॉल इन सप्लाई होता है, जो कि डिक्रीज इन सप्लाई भी हम इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से, मतलब प्राइस से अलग किसी फैक्टर की वजह से अगर प्राइस सप्लाई में कमी आ रही है तो फॉल होता है, जिसको हम डिक्रीज इन सप्लाई भी बोलते हैं। यहाँ पर इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं, यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। और ये आपका
ग्राफ मतलब जो डायग्राम है वो बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हमारा जो रीजन है वो हम ले लेते हैं, चेंज इन सप्लाई ऑफ अदर गुड्स। तो क्या होता है इसमें हम पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो अभी फिलहाल में जो गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी सप्लाइड घट जाती है, और मान लो उसी किसी दूसरे गुड का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो अभी फिलहाल में जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये तो हमने देखा था, है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि अगर प्राइस में चेंज आता है, मतलब ये जैसे प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, तो दूसरे गुड का जो प्राइस है अगर वो बढ़ जाता है तो यहाँ पर सप्लाई कम हो जाती है ना। तो यहाँ पर देखो सप्लाई कर्व ये था, और सप्लाई अगर घटती है, इधर देखो प्राइस बढ़ा तो घटी, तो यहाँ पर हम सप्लाई डिक्रीज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया डिक्रीज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब क्या होता है यहाँ पर देखो सप्लाई ये रही और ये प्राइस ये क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, सप्लाई का जो कर्व है वो इधर लेके आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है अगर दूसरे गुड का प्राइस कम हो गया तो हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ से सप्लाई जो है वो बढ़ा दी, और अब प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि प्राइस को तो हम देखते ही नहीं, और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो घट रही थी, इस साइड आ रही थी। ओके, अब आगे देखो चेंज इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका हमने क्या सीखा था कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो घट जाती है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अगर प्राइस घट जाता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है ना, वाइस वर्सा था। तो ऐसे यहाँ पर होगा कि अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो है प्राइस वो बढ़ गया तो हमारी जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप बताओगे, और अगर बढ़ गया तो जो आपकी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी इस तरीके से। ओके, तो ये चीज आपको देखनी है। चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में भी काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पर देखो अगर आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज आया, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगी, है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगी तो प्रॉफिट ज्यादा बचेगा, तो सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी। तो टेक्नोलॉजी अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली बात है जो पहले सप्लाई यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी। अगर ये जो आपकी सप्लाई है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगेगी, मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट, तो सप्लाई भी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया सप्लाई में, और आपने ये क्वांटिटी जो थी जो कि क्यू पे थी क्वांटिटी सप्लाइड, अब वो यहाँ पर आ गई इस तरीके से, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। अब हम आगे देखते हैं चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी में क्या होगा, इंक्रीज इन टैक्सेस और डिक्रीज इन टैक्सेस है। अगर टैक्सेस आपके बढ़ गए तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो सप्लाई जो है कम हो जाएगी। तो यानी कि क्या होगा इस केस में, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। तो वही आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, क्वांटिटी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्वांटिटी सप्लाइड को। और सेम ऐसे ही अगर टैक्सेस जो है आपके डिक्रीज हो गए, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो सप्लाई इसकी बढ़ जाएगी, तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो राइट वर्ड शिफ्ट आप कर लोगे। तो ये चीज होती है ना। अब ये दो चीज हो गई। अब हमारा जो मेन है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या होता है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ी थी ना, उसके अंदर हम परसेंटेज मेथड पढ़ के आए थे, इसके अंदर भी हमें परसेंटेज मेथड ही पढ़ना है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये क्या होता है, परसेंटेज चेंज की, मतलब क्वांटिटी में जो सप्लाई है कि मतलब सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आया है ना। मतलब प्राइस की वजह से भी कितना परसेंट चेंज आया है और सप्लाई में भी कितना परसेंट चेंज आता है, वो हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताता है। सो यहाँ पर इसमें हमें सिर्फ परसेंटेज मेथड पढ़ना है, ज्योमेट्रिक मेथड नहीं पढ़ना है। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई पुराना वाला प्राइस और पुरानी वाली क्वांटिटी, दैट्स इट, है ना। अब यहाँ पर तो इसमें हमें यही देखना था, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सबसे पहले जो फर्म है वो 50 यूनिट्स जो है वो बेच रहा था, है ना, सप्लाई कर रहा था 50 यूनिट्स, यानी कि ये जो है वो हमारी क्वांटिटी पुराने वाली बन गई, QO बन गई, ठीक है, क्वांटिटी पुराने वाली बन गई। और ये जो 10 रुपये है ये भी हमारे पुराने वाले प्राइस बन गए, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है प्राइस इलास्टिसिटी जब प्राइस जो है वो 12 रुपये बन गया, यानी कि P1 बन गया, और फर्म जो है वो अपनी सप्लाई जो है वो 70 यूनिट्स पे ले आई, यानी कि Q1 ये रहा, है ना। तो Q0 Q1
पी नॉट पी वन, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्या फॉर्मूला होता था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू में पुरानी वाली क्वांटिटी अपॉन पुराने वाला प्राइस, आई गेस यही था। एक मिनट दोबारा देखने दो, ऊपर प्राइस आएगा, सॉरी यहाँ पर ऊपर पुराने वाले प्राइस और नीचे पुराने वाली क्वांटिटी। तो पहले हमें चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो चेंज इन क्वांटिटी के लिए इधर लिखा हुआ है जो नई वाली क्वांटिटी है उसमें से पुराने वाली क्वांटिटी माइनस कर दो, यानी कि 70 यूनिट्स में से 50 यूनिट्स माइनस करोगे तो 20 आ जाएगा। और चेंज इन प्राइस भी निकालना पड़ेगा, यानी कि P1 माइनस पी नॉट। पहले P1 कितना था 12, 12 में से 10 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। चेंज इन क्वांटिटी है 20, तो आपने यहाँ लिख दिया 20, और चेंज इन प्राइस है 2, तो आपने यहाँ लिख दिया 2। अब पुराने वाले जो प्राइस है वो है 10 और पुराने वाली जो क्वांटिटी है वो है 50। तो अब हम क्या करेंगे, ये 5 से कट गया, ये 10 से 0 से 0 और आंसर आ गया 2। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। सो ये चीज है आपकी। अब हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, विल हैव अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में हमेशा ही डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इस वजह से। अब हम देख लेते हैं काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, वो देख लेते हैं। पहली है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि जब एक ही प्राइस होता है और अगर प्राइस हल्का सा भी नीचे आ जाता है ना, तो हमारी जो सप्लाई है वो 0 हो जाती है ना। तो पहले क्या था कि सिर्फ एक प्राइस था और एक प्राइस पे सप्लाई जो है वो एक ही जैसी थी, ओके थी, लेकिन जैसे ही प्राइस नीचे आता है तो सप्लाई 0 हो जाती है। तो इस टाइप की सप्लाई को हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। एंड यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो इनफाइनाइट होती है। समझ में आ गई। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर ये और लिखा हुआ है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस पे। और ये हो गया। अब हम देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि चाहे आपका प्राइस बढ़े या फिर चाहे आपका प्राइस घटे, आपकी जो सप्लाई होती है ना वो एक जैसी होती है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस में चेंज आए या ना आए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 0 होती है, ओके। और ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ रहे हो। अब आगे देखो, हाईली इलास्टिक सप्लाई यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 से ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पर देखो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सो उस चीज को हम हाईली इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अब और देख लेते हैं। लेस इलास्टिक सप्लाई में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होती है। कैसे, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कम होता है देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो लेस इलास्टिक सप्लाई होती है, ठीक है। और एक और है यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ 1 जो है वो 1 के बराबर होती है। क्या होता है, जब प्राइस में भी उतना ही चेंज आ रहा है और सप्लाई में भी उतना ही चेंज आ रहा है, सो दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। समझ में आ रहा है। तो ये चीज होती है। और इसके बाद आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई में चेंजेस आते हैं। आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर ऑफ द कम्युनिटी। अगर कोई पेरिशेबल गुड होगा, फ्रूट्स वेजिटेबल, जिसको हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, तो उनकी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस इलास्टिक होगी। लेस इलास्टिक कौन सी होती थी कि यहाँ पर देखो प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो सप्लाई कम हो रही है, इस तरीके से, है ना। तो ये आप जस्ट रीडिंग के लिए ले सकते हो। और मोस्टली हमें इतना ही पढ़ना था, लेकिन एक और चीज पढ़ लेते हैं हम, टाइम पीरियड एंड सप्लाई। यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई जो है वो रातों रात चेंज नहीं हो जाती, उसको चेंज होने में टाइम लगता है ना। सो यहाँ पर दस इट हैज बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड। 3 टाइम पीरियड में सप्लाई जो है वो डिवाइड होती है। पहला पीरियड होता है मार्केट पीरियड, और इसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। मार्केट पीरियड कैसा होता है, जिसमें सप्लाई जो है वो चेंज नहीं हो सकती, सप्लाई जो है वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और चाहे डिमांड उसकी कैसी भी हो, समझ रहे हो। तो ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। और शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को छेड़ के। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसको हम शॉर्ट टाइम में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ होती है, अगर कुछ फैक्टर्स छेड़ के हम सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज शॉर्ट पीरियड। और अब आगे देखो, लॉन्ग पीरियड में क्या होता है। लॉन्ग पीरियड ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम चाहे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने ही हो, फिक्स्ड हो या
वेरिएबल हो, जैसे आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, तब हम सप्लाई को आराम से चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ जो है ये आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट था, और ये बस नॉर्मल डिफरेंशिएट बिटवीन है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, आप गो थ्रू कर सकते हो इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो गया है। इतना ही आपके उसमें चैप्टर में है, ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ से फ्री फंड में डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।